हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक। चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे मैं थोड़ा सा वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, अभी कोशिश पूरी कर रहा हूँ टाइम से डालूं। खैर, क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके बीच में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इंडिया, हमारा कंट्री हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन इंडिया इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और मेजर इकोनॉमिक टारगेट है इंडिया का $5 ट्रिलियन। लेकिन भारत 5 ट्रिलियन नहीं, $10 ट्रिलियन भी क्रॉस कर सकता है। कैसे? पोटेंशियल है, आज बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि क्या आप भी अमीर होंगे उसके साथ, क्योंकि लॉजिकली बात तो यही है ना कि अगर कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट ग्राउंड लेवल तक आना चाहिए। खैर, आएगा या नहीं आएगा जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में इंडिया की जीडीपी ने जिस हिसाब से ग्रो किया है, ये सिर्फ एक दो चीजों की वजह से नहीं हुआ। बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में ये परिवर्तन आया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया अलग से एक इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था, जिसके तहत पूरी जान से गवर्नमेंट ने कोशिश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया में बढ़ाया जाए। इस वक्त इंडिया दुनिया में 2 व्हीलर्स हो, बस मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग हो, कार्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सब में दुनिया में टॉप 5 पोजीशंस पे आता है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, आपने ये चीज ध्यान भी दी होगी कि हम अगर गाड़ियों का ही एग्जांपल ले लें तो आज से कुछ सालों पहले तक इंडिया में आपको गाड़ियों के उतने ब्रांड्स नहीं दिखते होंगे जितने आज दिख रहे हैं। सही है, क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत से नए ब्रांड्स, बहुत सी नई कंपनीज की एंट्री हुई है मार्केट में। दूसरी चीज, इंडिया क्योंकि स्ट्रिक्ट बन रहा है तो ऐसा नहीं है इनकी सिर्फ एंट्री हुई है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी मैक्सिमम चीजों की ये लोग यहीं पर कर रहे हैं। अभी टेस्ला इंडिया आना चाहती थी, लेकिन वो मार्केट टेस्ट करने के लिए अपनी चाइना प्लांट से गाड़ियां इंडिया में बेचना चाहती थी। यानी उनका स्टार्टिंग में कोई प्लान नहीं था इंडिया में गाड़ियां बनाने का, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया। और अब 1 साल बाद टेस्ला को बोलना ही पड़ा कि ठीक है, हम ईवी प्लांट बनाने का इंडिया में सोच सकते हैं। तो ये एग्रेशन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के वो सीरियसनेस एक ऐसी चीज है जो इंडियन इकोनॉमी को जल्द से जल्द $10 ट्रिलियन तक पुश करने में कैपेबल है। और बकायदा अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आने वाले कुछ सालों में टॉप 3 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इंडिया शामिल होगा। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है बताना, क्योंकि इंडिया में कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं? बहुत कम। अगर आपके पास में इंडिया में गाड़ी है तो आप इंडिया में 1000 लोगों में से एवरेज उन 20 खुशनसीब लोगों में आते हो जिनके पास गाड़ियां हैं। और ये नंबर 2030-35 तक 100-150 के आसपास हो जाएगा। ये नंबर भले ही आपको कम लगे, लेकिन ये सोचो इससे इंडिया में ऑटोमोबाइल मार्केट कितनी तेजी से ग्रो करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स का सेक्टर भी इंडिया में ग्रो कर रहा है और ये तो बिल्कुल नया है, अभी तगड़ा ग्रो करेगा फ्यूचर में। इसके अलावा एक सेक्टर है जिसने इंडिया को और इंडियन इकोनॉमी को 1990s के टाइम से संभाल करके रखा है और आज भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में देता है। कोई गेस? जी हाँ, आईटी सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच रहेगी ये इंडिया को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने के लिए। आज 50 लाख एम्प्लॉइज आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट सब मिला दोगे 1 करोड़ से भी ऊपर हो जाएंगे। और डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव भारत ने जब से लिया है, इस सेक्टर को एक अलग पंख मिल गया है। कभी सोचा था एक सब्जी वाले से QR कोड स्कैन करके आलू खरीदोगे, वो भी इंडिया में? नहीं, इंडिया के आईटी सेक्टर की पावर इसकी सर्विसेज का एक्सपोर्ट बता देता है, इसका मार्केट साइज बता देता है जो कि $250 बिलियन है और इसके ग्रोथ भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बराबर ही हो रही है, लगभग 7 से 8% हर साल। 2030 तक इसी मार्केट का $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का टारगेट है। और हो भी क्यों ना, अमेरिका के सिलिकॉन वैली के बाद अगली सिलिकॉन वैली हमारे बैंगलोर में ही तो है। भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में ही आता है। क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे भी टेक्नोलॉजी और इंडिया आपस में जुड़ गए हैं। आज आईटी सेक्टर इंडिया का सिर्फ बड़ी कंपनीज में कांच की बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। अगले 5-10 साल में देखो ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करेगी। अभी तो बहुत बड़ा परसेंटेज है लोगों का इंडिया में जो रिमोट जगहों पे रहते हैं, जहां उन्हें आईटी सेक्टर के बारे में नहीं पता, इंटरनेट के बारे में नहीं पता। यानी वो ह्यूमन रिसोर्स हम अभी यूज नहीं कर पा रहे। जब वो भी इससे फेमिलियर होंगे, इसके बारे में जानेंगे, इंडियन आईटी सेक्टर की ग्रोथ देखने लायक होगी। बस इन आईटी सेक्टर्स पे मैनेजर्स को थोड़ी सद्बुद्धि दे दे भगवान, बाकी सब ठीक है। चलो, $10 ट्रिलियन तक पहुंचना है भारत को, तो 1-2 सेक्टर में काम थोड़ी ही होगा। अगला सेक्टर फार्मास्यूटिकल्स। मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने कोविड के समय में जो अपनी ताकत दिखाई है ना दुनिया को फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, शायद कोई नहीं भूलने वाला। भारत को इस वक्त फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। कई बड़े देशों के साथ कई छोटे या गरीब देश जो कि जनरली अफ्रीका वगैरह में ही है, इंडिया सबको मेडिसिन सप्लाई करता है। भारत ऑब्वियसली इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है और इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है फार्मास्यूटिकल्स।
अभी के समय में। $40 बिलियन से भी ज्यादा मार्केट साइज है इसका इंडिया के अंदर और अगले 2-3 सालों में $100 बिलियन को ये क्रॉस कर जाएगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन मेरे को खासकर इसलिए भी खुश करता है क्योंकि इसमें इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं हम। नहीं तो इंडिया में अभी भी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कम ही रहते हैं, इंपोर्ट हमारे जनरली ज्यादा ही रहते हैं। लेकिन फार्मा के अंदर इंडिया को जरूरत नहीं पड़ती है कोई ज्यादा चीजों को बाहर से मंगाने की, क्योंकि हम लोकली ही अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं और ऑन दी अदर हैंड चीजों को एक्सपोर्ट काफी हद तक करते हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाया था काफी पहले और बताया था कि इंडिया अब मेडिकल फील्ड में यूज होने वाले APIs, ये दवाइयों में ही यूज होते हैं, ये चाइना से इंपोर्ट किया करता था काफी बड़े अमाउंट में, जबकि अब इंडिया बहुत सी क्रिटिकल APIs खुद बनाने लगा है क्योंकि PLI स्कीम गवर्नमेंट ने यहाँ जोड़ी है, जिसके तहत वो अच्छा खासा इंसेंटिव्स दे रही है कंपनीज को और कंपनीज को फायदा है कि अगर इंसेंटिव मिल रहा है, सस्ते में काम हो रहा है, तो वो डेफिनेटली इंडिया में आके काम करेंगी। और आखिरी सेक्टर शायद इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन शायद एग्रीकल्चर सेक्टर आज उस लेवल पे नहीं होगा कि वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाए हमारी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी पे। लेकिन पास से ही एग्रीकल्चर सेक्टर ने वैसे बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन इकोनॉमी में। भारत को कृषि प्रधान देश ही कहा जाता है हमेशा, लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया का नाम जनरली नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमें बड़े और भरोसेमंद नाम की बात करें तो जापान का नाम आ जाता है, या ताइवान, या फिर चाइना का भी। चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को बहुत तगड़े से कैप्चर किया हुआ है, लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट लगभग 15% से ग्रो कर रहा है आज। लेकिन आज भी इंडिया बड़े प्लेयर्स जैसे जापान, ताइवान के साथ डायरेक्टली टक्कर नहीं ले सकता। इसलिए इंडिया को इसे कैपेबल बनाने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ही ट्रेड डेफिसिट को खत्म करने के लिए इंडिया ने PLI स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई इलेक्ट्रॉनिक्स में। यानी कोई भी कंपनी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करती है तो 5 से 6% का इंसेंटिव मिलेगा उसको डायरेक्टली। उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अलाउड है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर। ये इसके लिए भी किया गया है क्योंकि हमारे बगल में जो देश है ना, चाइना, यहाँ से कंपनीज बाहर निकल के कहीं और जाना चाहती हैं, क्योंकि पहला तो कोविड की वजह से बहुत सी कंपनीज वहां से गई। दूसरा, अब चाइना वो पुराना वाला चाइना नहीं रहा जहाँ सस्ते में ह्यूमन रिसोर्स मिल जाता था, कंपनीज का प्रोडक्शन सस्ते में हो जाता था। चाइना ने ग्रो किया है तो लेबर कॉस्ट बढ़ी है, काफी चीजें बढ़ी है, जबकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, यानी ह्यूमन रिसोर्स बहुत है। दूसरा, शायद इंडिया में लेबर कॉस्ट भी काफी सस्ती है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। तो इंडिया एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है इन जैसी कंट्रीज के लिए। ये जरूर है इंडिया को अभी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में काम करने की जरूरत है, लेकिन टाइम के साथ उनमें भी काम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एक्चुअली वो सेक्टर बन सकता है जो अपना एक तगड़ा कंट्रीब्यूशन भारत की GDP को $10 ट्रिलियन तक पहुंचाने में देगा। बाकी मैं इस वीडियो में जितना कवर कर सकता था मैंने किया। कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिनका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में। आगे का अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में, कोई ऐसा सेक्टर लगता है जो इंडिया को $10 ट्रिलियन पहुंचाने में उतनी ही मदद करेगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन देगा जितना ये बाकी के सेक्टर्स दे सकते हैं? अपनी राय लिखिएगा जरूर, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा। बाकी वीडियो में अभी तो इतना।